भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद अब एनडीए में सीटों का बंटवारा भी लगभग पूरा होता दिख रहा है। सोमवार को बिहार की 40 सीटों पर गठबंधन की घोषणा हो गई है। यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये कि इस ऐलान के साथ ही एनडीए की तरफ से लोजपा के एक ही गुट को तवज्जो दी गई है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा को गठबंधन में 5 सीटें दी गई हैं, लेकिन वहीं पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति को एक भी सीट नहीं दी गई और अभी खबर आ रही है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि जब 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई, उसके बाद पशुपति पारस को एनडीए का साथ मिला था और चिराग पासवान एकदम से हाशिए पर चले गए थे। ऐसे में 3 साल में ऐसा क्या हुआ जो चिराग पासवान बीजेपी के लिए इतने जरूरी हो गए? आपको बता दूं कि दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 3 साल पहले टूट गई थी। इसके बाद लोजपा के 5 सांसदों यानी पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया था। ऐसे में पिछले 5 साल चिराग पासवान की राजनीति के लिए बहुत ही कठिन साल रहे। 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया था। इसी बीच एनडीए में जेडीयू के विरोध के कारण लोजपा को उतनी सीटें नहीं मिली थी, जिसके बाद चिराग पासवान ने विद्रोह कर तब अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उस समय जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ पूरे राज्य में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दी थी, जिसका नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को उठाना पड़ा था। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान भी चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे थे। चिराग पासवान की सक्रियता और रामविलास पासवान की विरासत उनके काम आ गई। बिहार की राजनीति में माना जाता रहा है कि रामविलास पासवान वोट ट्रांसफर करवाने के मामले में सबसे बड़े नेता थे। लंबे समय तक ये कहा जाता रहा था कि रामविलास पासवान जिधर जाते हैं जीत उसी गठबंधन की होती है। चिराग की सभाओं में उमड़ रही भीड़ के बाद हाल के दिनों में चर्चा थी कि उन्हें महागठबंधन की तरफ से भी बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। पार्टी में बड़ी टूट के बाद चिराग पासवान ने दिल्ली से लेकर बिहार तक जमकर मेहनत की। इस दौरान उनकी सभाओं में यूथ की जो बहुत भारी भीड़ उमड़कर सामने आ रही थी। चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में लगभग 130 उम्मीदवारों को उतारकर अपनी पार्टी का एक संगठन खड़ा कर लिया था। पार्टी में टूट के बाद पीएम मोदी के समर्थक मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बनाकर उन्होंने रखी थी। बिहारी फर्स्ट जैसे मुद्दों पर वो लगातार एक्टिव रहे। इसके साथ साथ नीतीश कुमार की सरकार पर भी वो हमलावर रहे थे। वहीं अगर बात की जाए पशुपति पारस की, तो बिहार की राजनीति में वो लगभग 50 साल से एक्टिव रहे हैं। रामविलास पासवान के साथ उन्होंने उस दौर में काम किया है जब रामविलास बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ राजनीति करते थे। इतना ही नहीं बल्कि पशुपति पारस के नीतीश कुमार के साथ भी काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। पशुपति पारस नीतीश कुमार के कैबिनेट का भी हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि जब नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा था तो फिर भी वो एनडीए से बने रहे थे, लेकिन तब जेडीयू से उनकी नजदीकी बीजेपी के कंपैरिजन में ज्यादा रही थी और यही कारण है कि ऐसे में पशुपति पारस के साथ बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के रिश्ते बहुत मजबूत नहीं हो रहे थे, जिसका नुकसान अब पारस को उठाना पड़ा है। इस लोकसभा चुनाव से पहले या गठबंधन बनने से पहले तक बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए लंबे समय से कोशिश करती रही है। चिराग पासवान बीजेपी के ऐसे सहयोगी हैं जो पीएम मोदी और अमित शाह के दौर में लगातार साथ बने हुए हैं। बिहार की राजनीति में माना जाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी के पास 5 से 6% वोट है। ऐसे में बिहार की सत्ता तक पहुंचने के लिए चिराग पासवान बीजेपी के एक बहुत ही मजबूत आधार हो सकते हैं और यही कारण है कि चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा को गठबंधन में 5 सीटें दी गई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। नमस्कार।